नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानून पर बात करने वाले हैं जिसने इंडियन बैंकिंग की दुनिया को आप कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल के रख दिया। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं इस बेहद जरूरी टॉपिक को। सोचिए, आईबीपीएस लॉ ऑफिसर का मेंस एग्जाम चल रहा है और एक ऐसा टॉपिक है जो स्कोर बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। क्या इसके लिए तैयारी पूरी है? आज हम इसी की बात करेंगे। और वो कुंजी है सारफेसी एक्ट 2002। देखिए, ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एक तरह से सुरक्षा कवच है। और हाँ, एग्जाम के लिहाज से तो ये सोने की खान है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस एक्ट की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 2002 से पहले के दौर में, जब हमारे देश के बैंक एक बहुत बड़ी अरबों खरबों की समस्या से जूझ रहे थे। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 2 ट्रिलियन रुपए से भी ज्यादा। जी हां, ये वो रकम थी जो बैड लोन्स या कहें कि फंसे हुए कर्जों के तौर पर हमारे बैंकिंग सिस्टम पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गई थी। ये एक तरह की आर्थिक सुनामी थी जिसमें पूरी इकोनॉमी के डूबने का खतरा था। तो ये बैड लोन्स आखिर हैं क्या? देखिए, बैंकिंग की भाषा में इन्हें कहते हैं एनपीए, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आसान शब्दों में समझें तो ये वो लोन है जिसका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट 90 दिनों से ज्यादा समय से नहीं चुकाया गया है। मतलब बैंक के लिए ये पैसा एक तरह से डूब गया। अब उस दौर में बैंकों के लिए ये पैसा वापस निकलवाना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। प्रोसेस देखिए कितना लंबा और थकाऊ था। पहले तो बैंक एक सिविल केस फाइल करेगा, फिर वो केस लंबी लाइनों में इंतजार करेगा, फिर सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे और इन सब के बाद भी पैसा वापस मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो इस पूरे निराशाजनक माहौल को बदलने के लिए एक गेम चेंजर की जरूरत थी, और वही गेम चेंजर बनकर आया सारफेसी एक्ट। साल 2002 में एक नया कानून पास हुआ और इस कानून ने बैंकों को वो सुपर पावर दे दी जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। अब वो अपना पैसा तेजी से वसूल सकते थे। हाँ, मानना पड़ेगा, इसका पूरा नाम काफी लंबा है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। लेकिन नाम पर मत जाइए, इसका काम बिल्कुल सीधा और साफ है, बैंकों के हितों की रक्षा करना। तो इस एक्ट ने ऐसा क्या किया जो पहले नहीं हो पा रहा था? इसने बैंकों को दी संपत्ति जब्त करने की ताकत। चलिए अब देखते हैं कि इस एक पावर ने सब कुछ कैसे बदल कर रख दिया। ये जो तुलना है ना, ये पूरी कहानी बता देती है। सारफेसी एक्ट से पहले क्या था? मुकदमा फाइल करो और सालों इंतजार करो। और अब क्या है? बस एक 60 दिन का नोटिस भेजो और सीधे संपत्ति जब्त कर लो। मतलब जो प्रक्रिया पहले कछुए की चाल से चलती थी, वो अब रॉकेट की स्पीड से होने लगी। इससे ना सिर्फ बैंकों को फायदा हुआ, बल्कि लोन लेने वालों में भी एक अनुशासन आया कि भाई पेमेंट टाइम पर करना है। तो ये नया प्रोसेस काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, अकाउंट को एनपीए क्लासिफाई किया जाता है। स्टेप 2, बैंक उधार लेने वाले को 60 दिन का एक डिमांड नोटिस भेजता है। स्टेप 3, अगर 60 दिन में भी पैसा नहीं आया तो बैंक के पास पावर है कि वो गिरवी रखी हुई संपत्ति पर कब्जा कर ले। और स्टेप 4, फिर बैंक उस संपत्ति को बेचकर या किराए पर देकर अपना बकाया वसूल सकता है। सब कुछ बिना कोर्ट के चक्कर काटे। चलिए अब कुछ ऐसे जरूरी सवालों के जवाब जानते हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें याद रखना ही रखना है। तो सबसे पहला और बेसिक सवाल, सारफेसी एक्ट का इस्तेमाल आखिर कर कौन सकता है? तो देखिए, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां, ये सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ सिक्योर्ड लोन्स पर लागू होता है। मतलब वो लोन जिसके बदले में कोई प्रॉपर्टी या एसेट गारंटी के तौर पर रखी गई हो। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे। अगर इस पूरे एक्ट का निचोड़ एक लाइन में निकालना हो तो वो क्या होगा? इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? इसकी सबसे बड़ी ताकत है किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के दखल के बिना गिरवी रखी संपत्ति पर कब्जा करने की शक्ति। यही वो लाइन है जो इस एक्ट को इतना पावरफुल और क्रांतिकारी बनाती है। इससे समय बचता है और एक्शन फटाफट होता है। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है, क्या ये एक्ट हमारी आर्थिक स्थिरता के लिए एक जरूरी शक्ति है या फिर ये लोन लेने वालों के लिए एक बड़ा खतरा भी है? इसका जवाब शायद इन दोनों के बीच एक सही संतुलन बनाने में ही छिपा है। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।